बैठ जाओ जल्दी, हट जाइए, थोड़ा जाने दीजिए। बाबू आप लोग खड़े क्यों हैं? बिना बुद्धि के पैदा हो गए हैं? मतलब यार किस किस दुनिया के ये आदमी है सब, इंतजार करता है कि सर आएंगे, गरियाएंगे, हम बैठ जाएंगे। बैठो जल्दी है, बोरा लेके आओ तो टाइम से आया करो। फर्स्ट क्लास वाले लोग जितना लोग ध्यान से समझिए, जितना हॉल नंबर 1, 2, 3, 4 यहाँ पटना वाले आप लोग जो ऊपर बैठने वाले हैं ना, हॉल नंबर 1 और 2 वाला, वो इस साइड वाली सीढ़ी का यूज नहीं करेंगे। जो पीछे से सीढ़ी है ना, वो केवल चढ़ने के लिए। गर्ल्स इसी सीढ़ी से चढ़ेगी, इसी से उतरेगी। इस सीढ़ी पे अगर किसी को हम चढ़ते देखती हैं बॉयज में, चाहे उसको हॉल नंबर 2 में जाना है, सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है हॉल नंबर 2 वाला। आई फाड़ देंगे रसीद, आई कार्ड वगैरह, फिर दोबारा एडमिशन लेना पड़ेगा। जब आपको 2 रास्ते दिए गए हैं, एक चढ़ने एक उतरने के लिए, बेवकूफ उसी से चढ़ेगा उसी से उतरेगा, उसका खोजेगा खान सर हमारा व्यवस्था रखे बढ़िया से। आपको यहाँ आपको जब एडमिशन जितना लोग लेते हैं ना, चाहे लाइव वाले हैं चाहे ऑनलाइन वाले हैं, लोग सब लोग को एक ही बात कहते हैं, यहाँ आपको सुविधा के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा। आपका कोई फोन नहीं उठाएगा यहाँ पे, भले इंक्वायरी पे 2 नंबर दिया गया रहता है। दिस इज ओनली फॉर्मेलिटी। यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको पढ़ाई में कोई समस्या नहीं आएगी, बाकी आपको कुछ नहीं याद मिलेगा, ना ही आपको बैठने के लिए सीट, ना कुछ, ये सब समस्या है। तो ये पहले दिन है, आपको थुराने कुछ आने की आदत है तो ही सही है, बाकी दिक्कत हो जाएगा। बाकी लाइव वाले साहब लोग गुड मॉर्निंग, बैठिए। ये सेंटर बिहार शरीफ सेंटर नंबर 1। अब अपनी लोग जल्दी बैठो, टाइम से आया कीजिए, बीच में टहलेगी लेट से आके, महिला है हम। गेट बंद कर दो जी। कौन सी का बच्चे जी? बायोलॉजी पढ़ाना है। देखो भैया, बायोलॉजी, इसको सीबीएसई वाला बायोलॉजी बोलता है। कुछ बोलो मतलब होता है जीव विज्ञान, ठीक है? इस पे ज्यादा नहीं ध्यान देना है। बायोलॉजी की बायोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान। वो सारी चीजें जिसमें जिंदगी है, मतलब जो जीवन है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। शुरुआत में केवल जीव विज्ञान में जंतुओं को रखा जाता था, यानी एनिमल्स को रखा जाता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे खोज होने लगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण खोज भारतीय वैज्ञानिक ने किया था, जिन्होंने पेड़ पौधों को जीवित घोषित किया था क्रेस्पोग्राफ मशीन द्वारा। क्रेस्पोग्राफ मशीन द्वारा। लाइव वाले और पटना वाले या लाइव सेंटर वाले, हम सब आपसे जानना चाहते हैं कि वो क्रेस्पोग्राफ मशीन जो खोज किया था, किस वैज्ञानिक ने किया था? भारत के। कोई बताइए, भारत के थे? कौन? जगदीश चंद्र बोस। ये जो थे, इन्होंने क्या किया? क्रेस्पोग्राफ नामक मशीन बनाया, और उससे इन्होंने क्या खोज सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधे भी क्या है? जीवित है। पेड़ पौधे भी जीवित है। अब ये जो धीरे धीरे और भी इसमें खोज हो गया, तो बायोलॉजी को 2 भाग में बांट दिया गया। कितने भाग में बट गया? 2 भाग में। एक बट गया आपका बायोलॉजी वाला भाग जूलॉजी में। किसमें बच गया? जूलॉजी में। जूलॉजी, जूलॉजी। और दूसरा हो गया बॉटनी। दूसरा कौन सा हो गया? बॉटनी। बॉटनी हो गया। देखिए, जूलॉजी अलग होता है और जियोलॉजी अलग होता है। जियोलॉजी भूगर्भ विज्ञान होता है, और ये क्या है? जूलॉजी। जू मतलब समझते हैं जानवर वगैरह, इसे हम लोग कहते हैं जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान, इसे कहते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, वनस्पति। देखो भाई, मात्रा उतरा गलती हो जाएगा तो मत ध्यान दीजिएगा, हिंदी नहीं पढ़ा रहे। तो जंतु विज्ञान में हम केवल किसका अध्ययन करते हैं? एनिमल का। और वनस्पति विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं प्लांट्स का। प्लांट्स का। सब लोग यहाँ देखिए भाई ध्यान से। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान में हम एनिमल का अध्ययन करेंगे, इसमें प्लांट का अध्ययन करेंगे। हम, आप, हाथी, घोड़ा, बैल, सब का सब क्या है? एनिमल है। मानव, सारा मानव क्या है? एक जानवर है। बस थोड़ा सोच का अंतर है कि किसी को शेर कह दीजिए तो खुश हो जाता है, उसी को कहिए जानवर हो गया तो गुस्सा जाता है, जबकि दोनों एक ही चीज है। समझ गया कि नहीं? शेर भी तो जानवर ही है, लेकिन ये बात बताता है कि आप किस कैटेगरी में है ये मायने नहीं रखता है, आपका काम कैसा है ये मायने रखता है। जानवर तो गधा भी है, जानवर शेर भी है, जानवर कुत्ता भी है। तो
इस जंतु में हम लोग बेसिक किसे रखते हैं? जो लोकोमोशन कर सकते हैं, मतलब मूवमेंट कर सकते हैं। मतलब क्या कर सकते हैं? मूवमेंट, एक जगह से दूसरे जगह अपना स्थानांतरित गति कर सकते हैं। जबकि ये वाले लोग मूवमेंट नहीं, लोकोमोशन, एक जगह बैठ के हिल डुल करेंगे। सब कोनो पेड़ पौधा है तो इसे हिल डुल कर रहा है एक जगह। तो ये जंतु विज्ञान हो गया। ये क्या हो गया? वनस्पति विज्ञान। देखिए, सॉरी उल्टा बोल दिया क्या? ये जंतु और ये वनस्पति। शुरुआत में बायोलॉजी के बाबूजी किसे कहा जाता है? पता होगा थोड़ा। अरस्तु को। किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। तो शुरुआत में तो बायोलॉजी जूलॉजी को ही माना जाता था। शुरुआत में बायोलॉजी किसे माना जाता था? जूलॉजी को ही माना जाता था। इसलिए जूलॉजी के भी फादर किसे कहा जाता है? अरस्तु को ही कहा जाता है। बाद में ना धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ तो हम लोगों ने किसको मान लिया? बॉटनी को भी मान लिया। बॉटनी जो है, बॉटनी के फादर किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस। बॉटनी के फादर ऑफ बॉटनी किसे कहेंगे? थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाए? थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। अब यहां तक समझ में आ गया होगा? काला दिख रहा है, मोबाइल में चला के देखिए तो उसको कहां से काला दिख रहा है? ठीक तो है, बेवकूफ सब इतना मेहनत से लाइट उट लगवाए, इसमें कहता है काला दिख रहा है। हम काला ही है तो तेरा गोरा कहां से दिखेंगे? अजीब हाल है। काला आदमी काला नहीं दिखेगा तो कैसे दिखेगा? सीबीएसई वाला होगा, अपने ऐसा मास्टर खोज रहा है। बाकी तो हिंदी मीडियम वाला कर रहे सर एकदम ठीक है। चलो भैया अब आगे देखते हैं। बायोलॉजी को हम लोग स्टार्ट कहां से कर सकते हैं? दो रास्ते हैं। आप बॉटनी से भी कर सकते हैं, जूलॉजी से भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहां हम लोग स्टार्ट करेंगे जूलॉजी से, यानी जंतु विज्ञान से। जंतु विज्ञान में सबसे पहला चैप्टर आता है सेल। सेल यानी कोशिका। सेल मतलब क्या आता है? कोशिका। शरीर की सबसे छोटा अंग कौन सा है? गलत है, शरीर का सबसे छोटा अंग सेल नहीं है, न्यूक्लियस वो भी नहीं है। देखो भाई, चलिए आगे चलते हैं, इसको समझते चलते हैं। कोशिका जो है ये शरीर का सबसे छोटा वह अंग है जो हर एक काम को कर सकता है। ये सबसे छोटा अंग नहीं है, सबसे छोटा वैसा अंग है जो हर एक काम को कर सकता है। हर एक काम का मतलब क्या? अपने लिए पाचन कर सकता है, अपने जैसे नया चीज का निर्माण कर सकता है, अपने लिए ऊर्जा बना सकता है। तो ये एक ऐसा चीज है जो अपना हर एक काम खुद पर क्या है? डिपेंडेंट कर लेता है। सेल छोटा नहीं है, सेल से तो हजारों गुना छोटे चीज, अभी डीएनए आरएनए है सब, ये सेल से बहुत छोटे होते हैं। तो सेल सबसे छोटा इकाई अंग नहीं है, वो क्या है? इकाई। इकाई उसे कहा जाता है जो हर एक काम को कर सकता है, हर एक काम को कर सकता है। जैसे कोई हॉस्पिटल देखेंगे तो लिखा होगा हड्डी का हॉस्पिटल, देखते होंगे ना, आंख का हॉस्पिटल, तो वो पूरा यूनिट नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे जैसे पीएमसीएच। पीएमसीएच क्या है? कुछ हुआ रहेगा घुस जाइए बस। आपको सांप काटा है, कुत्ता काटा है, आदमी काट लिया है, कुछ भी काट लिया है, सब चीज का पटना के पीएमसीएच में इलाज होगा, दिल्ली के एम्स में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये हॉस्पिटल अपने आप में क्या है? एक मतलब यूनिट है, पूरा कंप्लीट है। तो हम आपसे कहते हैं कि कंप्लीट यूनिट हॉस्पिटल है, इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो आप सीधे मार देंगे दिल्ली एम्स। पटना पीएमसीएच बनने का योजना है, जब होगा तब। इसी तरह हम कहते हैं कि सबसे छोटा एक यूनिट हॉस्पिटल बताइए। अब कोई होगा ही भैया, अब छोटा हॉस्पिटल कौन ध्यान रख रहा है, कहाँ है? उसी तरह हमारी शरीर का कोशिका है जो हर एक काम कर सकता है और उसमें सबसे छोटा है। अभी आगे आपको समझ में आएगा। ये जो कोशिका होती है, इसकी खोज किसने किया था? तो देखिए, कोशिका को हम बायोलॉजिकल नाम होता है साइटो। कोशिका का बायोलॉजिकल नाम क्या होता है? साइटो। इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? सेल। हिंदी में उसे कोशिका, बट बायोलॉजिकल नेम उसे क्या कहा जाता है? साइटो कहा जाता है। ये दुनिया बंद कर दो कॉपी किताब, कॉपी पे बंद करके रखा कीजिए। आपको जब हम पढ़ाए ना तो आप पढ़िए, ठीक है? जब याद हो जाए आपको मटेरियल वगैरह सब मिलेगा, जहां जरूरत होगी लिखवाने की वहां लिखवाएंगे भी आपको। समझा रहा है कि नहीं? ये पोथा पोथरी काम का थोड़ी होता है। जो पढ़ा रहे पहले उसको ध्यान दीजिए। कोशिका का बायोलॉजिकल नाम क्या होता है? साइट। इसलिए कोशिका का अध्ययन क्या कहला जाएगा? साइटोलॉजी कहला जाएगा। कोशिका का अध्ययन क्या कहला जाएगा? साइटो। इसमें दो तरह का था। पहला, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया? लेकिन वो जब खोज किए तो मरी हुई कोशिका के खोज कर दिए थे। तो दूसरा पूछेगा जीवित कोशिका के खोज। देखिए, पहली बार जब भी कोशिका का खोज किया हो गया तो कोशिका तो बड़ा होगा नहीं,
सर ट्विटर कर दीजिए, कर दिए हैं सब लोग को ट्विटर। हम सुबह उठते ट्विटर कर रहे थे, सब लोग ट्विटर करते रहना भाई, सब लोग। अभी यहाँ पे भी ट्विटर हो जाएगा भाई, आप उसका टेंशन नहीं लीजिए। ब्लॉक है, किसका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक है? तुम्हारा कैसे ब्लॉक हो गया? उल्टा सीधा बोलता होगा कुछ। हा? हा? क्या हो गया? 10-15 रीट्वीट मारे ब्लॉक कर दिया। अरे भाई ट्विटर कभी कभी करते। खैर अब मेन टॉपिक पे आते हैं। रॉबर्ट हुक ने खोज किया था। कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। किसी भी छोटे चीज को किस चीज से पकड़ के निकाला जाता है? हुक से। देखते हैं कोई कोई छोटा चीज हो जाता है उसे किस चीज से निकाला जाता है? हुक से। कभी कभी कानून में खोटी उटी हो जाता है तो डॉक्टर से नहीं वो हुक से निकाल देता है, रख ले रहता है चिमटा। तो उसी तरह छोटी चीज को किससे निकाला जाता है? हुक से। तो याद कैसे रखेंगे? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। लेकिन जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। बस हॉक याद रखें ना, हुक हॉक। खोज मरल कोशिका खोज हुक, जीवित का एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने देखा कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की खोज करता रॉबर्ट हुक थे, लेकिन जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। लेकिन इन लोगों ने कोशिका खोज कर चले गए। अब लोगों ने पूछा कि भैया कोशिका का करना क्या है, तो किसी को कुछ पता ही नहीं कि करना क्या है। तब आए थे स्लाइडेन एवं स्वान, नाम था उनका स्लाइडेन एवं स्वान। उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। पूरा नाम क्या दोनों लोग का? स्लाइडेन, स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया और कहा कोशिका के सिद्धांत में कि पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। ये कोशिका जो है ये शरीर की इकाई है, इसी से कोशिका मिलकर बना है। जिस तरह से बूंदिया जो होता है, बुनिया, छोटा छोटा बुनिया बना के और उसको गुलिया दीजिए तो क्या बन जाता है? लड्डू। क्या बन जाता है? लड्डू। वैसे ही छोटी छोटी लड्डू के लिए कोशिका क्या हो जाएगा? बुनिया। लड्डू के लिए कोशिका बुनिया, उसकी इकाई वही हो जाएगा। इस तरह ये क्लासरूम किससे मिलकर बना है? आप लोगों से मिलकर बना है। तो इस क्लासरूम की इकाई कौन हो जाएंगे? आप हो जाएंगे। आप लोग समझ, बोलता है बच्चे लोग, बच्चा है तू कह रहा है कि हम बच्चे लोग, ग्रेजुएशन में आ गया हम बच्चे लोग। ये सब लड़की का रहन होता है। बुढ़ौतियों में कहती अभी तो हम बहुत छोटे हैं। चलो भाई ध्यान से देखो, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान। क्या कहा कि पूरा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। जिस तरह से आप देखिएगा, आप घर बनाइएगा ना तो सब घर में सबसे पहले क्या लगता है? ईंट। उसी तरह शरीर में सबसे पहले क्या लगता है? कोशिका। कोशिका। ईंट को जोड़ेंगे क्या बनेगा? दीवार। ईंट को जोड़ेंगे तो दीवार। भाई बिना ईंटे का दीवार बन जाएगा? नहीं। तो देखिए दुनिया हमेशा मेन चीज को याद रखती है। किसी दीवार को बनने में सीमेंट का भी योगदान है, बालू का भी योगदान है, ईंटे का भी है, लेकिन मेन योगदान किसका है? ईंट का। मेन योगदान ईंट का। तो उसी तरह जब कोशिकाओं को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? उत्तक, टिश्यू। उत्तक यानी टिश्यू। जिस तरह ईंट को मिलाए तो दीवार, कोशिका को मिलाए तो उत्तक, कोशिका को मिलाए तो उत्तक। एक बात बताओ, एक ईंटा ऐसे जोड़ते हैं, एक ईंटा ऐसे जोड़ देते हैं, एक इस तरह से जोड़ देते हैं, एक ऐसे जोड़ देते हैं, क्या दीवार बनेगा? कौन दीवार बनेगा? उसी तरह से उत्तक बनने के लिए एक ही टाइप की कोशिकाओं का बना रहना जरूरी है और एक फिक्स सीक्वेंस में रहना जरूरी है। यही सब सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। अच्छा, दीवार को आगे बढ़ाएंगे तो क्या बनता है? कमरा। कई को दीवार को बना देंगे तो कमरा। उत्तक मिला देंगे तो अंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अंग। जैसे आंख, नाक, कान, हार्ट, दिल, गुर्दा, फेफड़ा, ये सब क्या है? अंग है सब। अब कमरे को मिला देंगे क्या बन जाएगा? घर। घर। जब तक घर नहीं बन गया तब तक कोई भी चीज सुव्यवस्थित नहीं है। अंगों को एक जगह ले आके मिला देंगे तो शरीर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शरीर। तो ये कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्लाइडेन एवं स्लाइडेन एवं स्वान। चलिए, कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे? उत्तक। उत्तक से अंग, अंग से शरीर। इंग्लिश में बोलेंगे तो सेल, टिश्यू, ऑर्गन, पूरा बॉडी बन गया। ऑर्गन के बाद बॉडी बन गया। स्लाइडेन एवं स्वान ने इन लोग का सिद्धांत दे दिया। आगे बढ़ जाए, अगला देखते हैं सबसे बड़ा कोशिका और सबसे छोटा कोशिका। ये दो चीज हमेशा बायोलॉजी में आपको डिस्टर्ब करेगा कि बायोलॉजी जब पढ़ेंगे
तो आपको दो चीज पूछे, एक मानव शरीर में सबसे बड़ा सबसे छोटा, एक ओवरऑल पृथ्वी पर हर एक जीवों में सबसे बड़ा सबसे छोटा। तो ओवरऑल सबसे बड़ा जो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। अब देखिए अंडा जब भी किसी भी चीज का, मुर्गी का भी आप लोग ज्यादातर तो इधर मुर्गी का अंडा खाता है, इधर शुतुरमुर्ग का अंडा इतना बड़ा होता है। नारियल पानी देखे डाब, नारियल का डाब उसको व्हाइट कर दीजिएगा तो शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा, उतना बड़ा अंडा होता है शुतुरमुर्ग का। तो बड़ा शुतुरमुर्ग होता भी तो है, ऑस्ट्रिच बोलते हैं इंग्लिश में, उसे क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है उसकी कोशिकाएं बहुत बड़ी होती हैं। आप इवन अपने यहाँ जो अंडा लेते हैं मुर्गी का, उसका पीला वाला एरिया हिस्सा देखेंगे ना तो एक दूसरे से बड़ा एकदम लिविर लिविर होता है। लिविर लिविर नहीं समझता है तुम, सीबीएसई वालों को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लिविर लिविर मतलब होता है लुब्रिकेंट टाइप का होता है, मतलब एक दूसरे से एकदम लसराइल होता है। तो बड़ा बड़ा कोशिका जो है ना वही क्या है, शुतुरमुर्ग के अंडा। तो शुतुरमुर्ग का अंडा और खतरनाक होता है। अंडा फोड़िएगा ना तो जो व्हाइट वाला एरिया होता है प्रोटीन वाला, वो इधर उधर फैल जाता है और गोलका एक के जगह बैठल रहता है। फोड़ दिया ससुराम को, देखते हैं तवा हुआ पर तो उसको फेंकना पड़ता है, नहीं तो बैठले रहेगा वहां पे, क्योंकि वो बड़ी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। आगे बढ़ जाए, ये ओवरऑल में हो गया। अब आ जाएगा मानव में, किसमें आ जाएगा, मानव में। तो मानव में जहां आ जाएगा तो मानव में देखिए स्त्री पुरुष दोनों मानव कहलाते हैं, मेल फीमेल दोनों मानव कहलाते हैं जी। आप लोग भी मानव की श्रेणी में आइएगा, लोग पता था ना पहले, चलिए ठीक हम बता दिए। तो देखिए मानव में सबसे बड़ा, सबसे छोटा और सबसे लंबा बात आ जाता है। तो मानव में सबसे बड़ा, सबसे मतलब सबसे बड़ी, सबसे छोटी कोशिका, देखिए सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम। किसका होता है, ओवम। ओवम केवल फीमेल में पाया जाता है। ओवम किसमें पाया जाता है, फीमेल। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे हम लोग। ओवम जो होता है वो फीमेल में पाया जाता है। जब ये ओवम का मतलब डेट कंप्लीट हो जाता है तो इसका ज्यादा दिन लाइफ नहीं रहता है, फिर वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल द्वारा शरीर से बाहर चला जाता है। सबसे छोटा कोशिका अगर कहेंगे तो स्पर्म होता है। तो ये स्पर्म किसमें पाया जाता है, मेल में पाया जाता है। तो मानव में कहेगी सबसे बड़ी कोशिका तो ओवम, और मानव में छोटा स्पर्म। अब देखिए छोटा बड़ा, अब जैसे लाल, अब ताज इसकी बात करेंगे कुतुब मीनार का, तो कुतुब मीनार ससुरा ना बड़ा है ना छोटा है, वो क्या है, लंबा है। उसी तरह हमारे ब्रेन की जो कोशिका होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, ब्रेन की। ब्रेन को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहेंगे, न्यूरॉन। इसलिए ब्रेन के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, ब्रेन के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ जाए, मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम, ओवम को अंडाणु कहते हैं। छोटी स्पर्म, स्पर्म को क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। स्पर्म को क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। किसी को दिक्कत नहीं। सबसे लंबी कोशिका ब्रेन, सबसे लंबी कोशिका ब्रेन। अब हर कोशिका में ना एक क्षमता होती है, ध्यान से समझिए, रिकवरिंग पावर होती है। जितनी भी हमारी कोशिका है उनके अंदर सेल्फ रिकवरी की एक क्षमता है। वो खुद से क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। मतलब एक तरह से कहिए इलास्टिक का गुण होता है। जैसे किसी छड़ को मोड़िएगा, छोड़ेंगे तो फिर अपने जगह पे चला जाए। तो एक सेल्फ रिकवरी की क्षमता होती है। ये सबसे ज्यादा, उसे हम लोग कहते हैं पुनर्निर्माण या कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन या पुनर्निर्माण या रिकंस्ट्रक्शन, रीजनरेशन, ये सारी चीजें होती है। पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण। तो पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे ज्यादा कहीं होती है तो लीवर में होती है। पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे ज्यादा किसमें होती है, लीवर। दाहिनी साइड यहाँ पे क्या होता है, लीवर होता है। अगर लीवर में किसी को चाकू मार देंगे ना तो उसको चाकू निकालिए नहीं, उसको इसे लेके चलिए डॉक्टर के पास, उसको कहिए कि मार दिया, इसे चाकू मार दिया, निकाल दीजिए, निकाल देगा आपको, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सबसे कम विभाजन किसमें होता है, न्यूरॉन यानी ब्रेन में। सबसे कम विभाजन ब्रेन। अब ब्रेन किसका बना होता है, न्यूरॉन। ब्रेन किसका बना होता है भैया, न्यूरॉन का होता है। तो आप बताइए सबसे जल्दी कौन सा अंग शरीर का ठीक हो जाएगा, लीवर। सबसे तेज कोशिका विभाजन लीवर। इसलिए किसी को कोई चाकू आपको मारने आए ना तो दाहिना थमा दीजिएगा, इधर मार दे, इधर मत मरवा लीजिएगा, इसे नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। कोई चाकू मारने आए तो क्या कहिएगा, रुक रुक अब तुमको बताते काम, यहाँ मारे तुम मारे। समझे क्यों, क्योंकि आपके बचने की संभावना क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इधर उधर मार दिया तो दिक्कत हो जाएगी। और कहीं गलती से मारने वाला भी मेरे ही बैच का रहेगा तो
मार के इसे इसे ओढ़ देगा, सब तरह लीवर निकल गया है। किसी को दिक्कत? तो सबसे तेज कोशिका विभाजन क्या होता है? किसमें? लीवर में होता है। और सबसे कम कोशिका विभाजन? इसका मतलब अगर लीवर पे चोट लगेगा तो बहुत जल्दी ठीक हो जाए, और ब्रेन पे चोट लग गया तो ठीक है नहीं होगा, ठीक होगा ही नहीं, उसमें कोशिका विभाजन होती ही नहीं है। कहेगा कि जन्म के बाद कौन सा ऐसी कोशिका जिसमें विभाजन हुआ ही नहीं है? ब्रेन में। किसमें? ब्रेन में। उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसलिए किसी को एक लाठी हुमच के मार दीजिएगा ना तो तनी मनी मरिएगा तो ऊपर का चमड़ा रोक लेगा, और हुमच दीजिएगा तो खोपड़िया रोक लेगा, और तनी बढ़िया से हुमच देंगे तो खोपड़िया फूट के अंदर एक मेम्ब्रेन होता है जिसे मेनिंजाइट कहते हैं, और वही डिस्टर्ब हो जाएगा तब मेनिंजाइटिस हो जाएगा। और जबरदस्त हुमच दिए और अंदर जो भेजा है, भेजा यानी जो न्यूरॉन है वहां तक पहुंच गया ना, तक काम खत्म। ब्रेन हेमरेज, ब्रेन डेड कुछ भी हो सकते हैं आप लोग। तेरे नाम मूवी देखे? मारता है उसको, चोट कहां तक चल जाता है? अंदर तक, ले गायब हो गया। गजनी देखे? हाँ? मारता है तो क्या हो जाता है? पूरा उसका ब्रेन गड़बड़ा जाता है। समझ आ गया कि नहीं? ये बहुत खतरनाक। दोनों ससुरा पिटाया सब लड़की के चक्कर में। प्यार करने से पहले अंजाम देख लो, यकीन ना आए तो गजनी और तेरे नाम देख लो। क्या जरूरत है भैया पिटाने की? इतना मेहनत से भगवान ने ब्रेन दिया, आप लोग जीवन भर मेहनत कर करके इसमें डाउनलोड करते रहते हैं, कभी फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। कोनो लड़की के चक्कर में फरवा के चलेंगे, क्या हो गया? फरवा के चले, किसी को दिक्कत है? आगे बढ़िए। तो ये विभाजन वगैरह समझ में आ गया। अब कोशिका के अंगों को समझ, लाइव वाले सब समझ रहा है। हाँ, ये लाइव वाला भी बहुत होशियार है सर, ये उधर हंसता है सब। ये कैसे हंसता है तो पता है? इमोजी बना देता है सर। डिजिटल इंडिया में भी हंसी नहीं बर्दाश्त होती है, घुसियाएगा से तो लाल रंग का भौकाल बना दी गई। कबो कबो बैच लेट हो जाता है ना, घुसिया कैसे बोलता है, समझ जाते हैं घुसिया ही नहीं सब। लाइफ सेंटर वालों को कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं कोशिका के अंगों के बारे में। ये तो समझ में आ गया होगा, आपको क्वेश्चन पूछेंगे बता देंगे। कोशिका का हम बायोलॉजिकल नेम क्या कहते हैं? साइटो। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। लेकिन जीवित कोशिका एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं सैन ने दिया था। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग कांडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, मानव में सबसे बड़ी ओवम, मानव में सबसे छोटी स्पर्म, मानव में सबसे लंबी न्यूरॉन। किसमें विभाजन नहीं होता है? न्यूरॉन में। किसमें विभाजन तेजी से होता है? लीवर में। ये मेरा न्यूरॉन है, अरे ये तो चमड़ा है, ये चमड़ा है। अब इसको बकोटेंगे ना तो इसके अंदर तनिक सा मांस निकलेगा, और बकोटेंगे तो खोपड़िया निकलेगा, और फोड़ेंगे तो मेनिंजाइट का एगो खोपड़ी निकलेगा। उसके अंदर बहुत सेफ्टी दिया है भगवान इसको। अब पिछवा सेफ्टी देना भूल गए, यहाँ पे सेफ्टी नहीं है। यहाँ एक होल है जिसे फेरामेन मैग्नम नामक होल कहते हैं। ये होल जरूरी भी है क्योंकि पूरे बॉडी का सिग्नल जो है ना इसी के रास्ते गया हुआ है, इसलिए यहाँ मारिएगा किसी को तो दिमाग में झनक जाता है। देखिए ना, मार के देखिए अपना, ऐसे मारेंगे तो झनझना जाता है। वो ये एमसीबी बॉक्स है हम लोग का, अगर मार देंगे बढ़िया तो एमसीबी गिर जाएगा। तो लोग बोलते हैं लकवा मार गया, लकवा नहीं मारा, एमसीबी गिर गया उसका। लकवा क्या होता है? एमसीबी। ये पूरा ब्रेन जो एमसीबी बॉक्स है। अब जैसे वहां पे भी एमसीबी लगा है तो हर चीज का अलग अलग एमसीबी होता है, पंखा का, लाइट का, कूलर का, फ्रिज का, एसी का बना देता है। उसी तरह हर चीज का एमसीबी कहाँ है? ब्रेन में। अब किस साइड लकवा मारा है उस चीज का एमसीबी गिर गया तो काम नहीं करेगा। देखिए लकवा मार देगा कोनो ऐसे चले तो कहीं एक और का एमसीबी चल गया। तो बीमारी बहुत सही चीज है ये सब, ब्रेन इसको बचा के रखेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे देखते हैं। कोशिका बनता किस चीज से? कोशिका का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, ठीक है। ये कोशिका के जितने अंग हैं, कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, साइटोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, 75 चीज पाए जाते हैं। तो सारा चीज एक झिल्ली में बंद रहता है। इस झिल्ली को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। आज के बाद जब भी बायोलॉजी पढ़ेंगे, मेम्ब्रेन का मतलब ही होता है झिल्ली, इसलिए इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहिए या प्लाज्मा झिल्ली कहिए, प्लाज्मा झिल्ली कहिए। इसको हम लोग एक और चीज नाम दे सकते हैं, कोशिका झिल्ली। क्या कह सकते हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। इसको हम सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं कि नहीं? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहिए या सेल
भाई, बात बराबर है। एक के चीज को 20 को नाम है, सेल मेम्ब्रेन, ये सब एक ही चीज है। ये झिल्ली को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। इसी को क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। इसमें दो ही चीज, एक ही चीज पूछता है, ये बना किस चीज का रहता है? प्रोटीन का। किस चीज का बना है? प्रोटीन का। किस चीज का बना है? प्रोटीन का। देखिए दुनिया में जितनी चीज शरीर में निर्माण होती है, वो उसमें 99% चीज किसका बना होता है? प्रोटीन का। प्रोटीन को हम बिल्डिंग बॉडी मटेरियल ही कहा जाता है, प्रोटीन को बिल्डिंग बॉडी मटेरियल कहा जाता है। कोशिका मेम्ब्रेन ये किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। कोशिका के सभी अंग किसमें रहते हैं? कोशिका झिल्ली में। कोशिका के अंदर जितने पाए जाने वाले अंग है, चाहे वो माइटोकांड्रिया है, चाहे वो गोल्जी बॉडी है, या फिर वो वैक्यूल्स है, या फिर वो आपका सेंट्रोसोम है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, ये जितना भी चीज पाए जाते हैं, ये सबके सब किस चीज के अंदर पाए जाते हैं? झिल्ली में, कोशिका झिल्ली में। किसमें पाया जाता है? कोशिका झिल्ली। ये बहुत पतली होती है, इस मेम्ब्रेन कभी भी चौड़ी झिल्ली को नहीं बोल सकते, पतली झिल्ली को क्या कहा जाता है? मेम्ब्रेन बोला जाता है। तो कोशिका झिल्ली यानी कोशिका मेम्ब्रेन जो होता है, ये किस चीज का बना होगा? प्रोटीन का बना होता है। इसके अंदर कोशिका के सभी अंग होते हैं। अब आप जरा गौर किए होंगे, कभी आप बाजार में खरीदने गए होंगे, कोई ऐसा चीज खरीदते होंगे जो मतलब फटने का, जिसमें जैसे मान के चलिए आप पॉलिथीन में आप दूध लेके आ रहे हैं या चाय लेके आ रहे हैं। देखिए अक्सर कभी लोग चाय लेके चले आते हैं पॉलिथीन में, या फिर आप पानी पूरी खरीद रहे हैं तो पानी उसका दे देता है उसमें। तो वो ना जो लिक्विड वाली चीज है उसको डबल प्लास्टिक में लगा देता है, या फिर उसको जिससे ज्यादा सेफ्टी देना है वो क्या करता है? डबल प्लास्टिक में दे देता है। देखेंगे नहीं, डबल प्लास्टिक लगा देता है। तो उसी तरह भगवान भी ना किसी चीज में किसी में डबल प्लास्टिक लगाया और किसी में सिंगल प्लास्टिक लगाया। जितने जानवर थे भगवान ने उन जानवरों को दो चीज दिया, जिसको किसी बुद्धि और मोटी चमड़ी की परत। जैसे कुत्ता, देखिए कुत्ता कोई आदमी की तरह बुद्धि, जैसे आदमी को तो बुद्धि है तो वो अपनी कोशिकाओं को कपड़ा द्वारा ढक लेगा। देखते हैं कि नहीं? आदमी गजब कपड़ा पहनता है, ठंडी के लिए अलग, गर्मी के लिए अलग, बरसात में चिमकी ओढ़ के जाता है, वो रेन कोट बोलता है उसको, सीबीएसई वाला सब रेन कोट बोलता है, और चिमकी ओढ़ लेता है ऐसे। तो हम लोग अपनी कोशिकाओं की सुरक्षा कर लेते हैं, जानवर भी कर लेते हैं। भैंस की मोटी परत हो जाती है, ठंडी के दिन में उस पर बाल आ जाता है तो थोड़ा सा ठंडा रोक लेता है। गर्मी के दिन में देखिए ना उसका सेविंग किया जाता है भैंस का, नहीं तो पागल हो जाएगी वो। कुत्ता को देखिएगा, उसमें उन कुत्तों में क्या चीज होता है? वो बाल पाया जाता है। ठंडी के दिन में पूरा बलवाई से उठा लेते हैं, बाल बहुत ठंडा रोक लेता है। कभी आपको सुने खोपड़िया में ठंडा लग रहा है? नहीं ठंडा लगता है, टकला हुई है ना, लगता है खोपड़िया ले गया को। ये बहुत सेफ्टी करता है, लेकिन इस पे बेचारे फंस जाते हैं। सर मुझे एमए करना है, कौन से सब्जेक्ट से करें, हिस्ट्री या इंग्लिश? यार तू ब्याह करने से हमसे पहले पूछेगा कि सर कौन से ब्याह करें? नहीं ना, वहां तू अपना पसंद देखेगा, ये पसंद है, यही ना पसंद है। तो पढ़ाई के टाइम पे हमसे क्या पूछता है? पढ़ाई दिल से करने की चीज। ये पढ़ाई जो है ना एक तरह का प्रेम है, ये दूसरे के हिसाब से हो ही नहीं सकता। आपको अगर जो पसंद कीजिए, हमसे पूछता है एमए में कौन सी करें, होम साइंस ले लो, समोसा चालूंगा बैठ के, पकौड़ा तलो। चलिए यहाँ देखिए, जो पेड़ पौधे हैं वो बेचारे मारे जाते हैं। पेड़ पौधों में बंदर कूद जाएगा उसके ऊपर, कौन चिड़िया उसी में खोद के घोंसला बना लेगी। आदमी जाएगा तो फोन पे बतियाते रहेगा, पेड़वा को लात से मारते रहेगा। हाँ कहाँ हो? कौन ससुरा? अरे यार पेड़वा क्या किया है उसको? देखते हैं, कौन जाएगा तो वही पे टेक लेकर ऐसे खड़ा हो जाएगा। अरे भाई उसको चोट लग रहा होगा, समझेगा, नेता छिनकेगा, कोई नहीं देख रहा, पेड़ में पहुंच देगा। तो पेड़ पौधों को एक्स्ट्रा सेफ्टी की जरूरत। पेड़ पौधों को किसकी जरूरत? एक्स्ट्रा सेफ्टी। तो पेड़ पौधों के बाहर जो एक्स्ट्रा लेयर लगा दिया गया, इसके कोशिका की दीवार कहा गया। कोशिका की दीवार, कोशिका को इंग्लिश में सेल कहेंगे, दीवार को वाल कहेंगे। क्या कहेंगे? सेल वाल। तो दूसरा चीज क्या हो गया? सेल वाल, सेल वाल। इसको हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। भित्ति मतलब क्या होता है? दीवार। कोशिका भित्ति मतलब दीवार। ये जो बना होता है ये सेल्यूलोज का बना होता है। किसका? सेल्यूलोज। किसका बना होगा? सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज लकड़ी जो होती है ना, सेल्यूलोज की बनी होती है। तो जितनी लकड़ी देख रहे हैं सब किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। जबकि कोशिका झिल्ली प्रोटीन की। हम लोग में क्या कोशिका भित्ति है?
क्या पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति है? क्या हम लोग में कोशिका झिल्ली है? नहीं, कौन बोल रहा है? ऐसे कोशिका फट जाएगा, उठा के घूमिएगा, मेरा माइटोकांड्रिया गिर गया, माइटोकांड्रिया गिर। अरे यार, कोशिका झिल्ली तो रहबे करेगा। तो ये वाला कौन था भैया? कोशिका झिल्ली सब में होता है, कोशिका झिल्ली सब में होता है, लेकिन कोशिका भित्ति पेड़ पौधों में होता है। बेसिकली उसकी लकड़ी होती है। इससे क्वेश्चन कई ठो पूछेगा। कपड़ा भी तो पेड़ पौधे से ही बनता है ना, रुई जो होती है उसी से निकाला जाता है धागा, उससे कपड़ा बन जाता है। तो कपड़े किस चीज के बने होते हैं? सेल्यूलोज के। कागज किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। किसका? सेल्यूलोज। यही कागज की तो एक बढ़िया वेराइटी है नोट, गांधी जी वाला, वो भी किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। किसका? सेल्यूलोज का। ये सब दरी कालीन वे सब किस चीज की बनाई गई? सेल्यूलोज की। आगे बढ़ जाए। सेल्यूलोज, इस सेल्यूलोज को हम लोग नहीं पचा सकते, हम लोग के पेट में वो पचता नहीं है। इसलिए बचपन में भले आदमी कागज खा जाता था, किताब का कोनवा नोच नोच के खा जाता था, लेकिन वो पचता नहीं है। हम लोग को ग्लूकोज पचता है। तो ये तो समझ में आ गया। अब इसके अंदर पढ़ना चालू करते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं किससे? माइटोकांड्रिया से। सूत्रकर्णिका, हिंदी में माइटोकांड्रिया क्या कहते हैं? सूत्रकर्णिका। माइटोकांड्रिया क्या कहेंगे भैया? माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया सूत्रकर्णिका। ये क्या होता है भैया माइटोकांड्रिया? कोशिका के अंदर एक छोटा सा अंग होता है माइटोकांड्रिया। ये माइटोकांड्रिया शरीर के हर जगह की कोशिकाओं में पाया जाता है। हमारे पूरे शरीर में हर जगह कोशिका है। किसी को इसमें शक है कि कोशिका नहीं है? हर जगह कोशिका। उस कोशिका को ऑक्सीजन की जरूरत है। तो भैया ऑक्सीजन लेके कौन जाएगा? अब जैसे मेरी उंगली में भी कोशिका है, नाखून में भी है, पूरे शरीर में, माथा, पूरे बॉडी में कोशिका है। इतनी कोशिका ससुरा कोई गिनिए नहीं पाया। तो हमारे शरीर में हर जगह कोशिका है, और उस कोशिका के अंदर क्या चीज है? माइटोकांड्रिया है। क्या है? माइटोकांड्रिया। घुटना में, पैर में, पेट में, हर जगह है, और इसको हर हाल में चाहिए ऑक्सीजन। तो भैया ऑक्सीजन ले कौन जाएगा? फेफड़ा जो होता है, इस ससुरा ऑक्सीजन का इसको कोई जरूरत नहीं है। फेफड़ा केवल एक टंकी है, टंकी। जिस तरह हमारे छत के ऊपर पानी का टंकी रहता है, वो टंकिया में से कोई पीता है नहीं ना, उसमें सप्लाई दिया गया रहता है कि नहीं? जहां जहां जो फेफड़ा केवल एक टंकी है, टंकी। जिस तरह हमारे छत के ऊपर पानी का टंकी रहता है, वो टंकिया में से कोई पीता है नहीं ना, उसमें सप्लाई दिया गया रहता है कि नहीं? जहां जहां जरूरत है टंकी से गिरा लीजिए। तो वैसे ही हमारा फेफड़ा ससुरा टंकी है, हम ऐसे सूंघ लिए, ऐसे चल गया टंकी में। अब वो टंकी से वायरिंग गया है हर जगह, उसी वायरिंग का नाम होता है नस। और जैसे टंकी से निकलेंगे पानी, तो उसमें दौड़ेगा खून, और वही ऑक्सीजन आपको लेकर चल जाएगा, सबको बांट देगा। ले माइटोकांड्रिया, ले ले ऑक्सीजन, ले 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 ले, चल 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 चल। तो हम लोग को लगता है फेफड़ा सांस लेता है, फेफड़ा सांस लेता है। फेफड़ा केवल हवा को स्टोरेज की क्षमता देता है, नथिंग मोर देन दैट। उसको और कोई काम नहीं है। डायरेक्ट पहुंचा देंगे ऑक्सीजन तो दिक्कत हो जाता है, वो छांट लेता है। हम सुनते हैं ना, देखिए हम सुनते हैं नाइट्रोजन, CO2, ऑक्सीजन सब जाता है। इसमें से फेफड़वा बहुत होशियार, वो छांट लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो काम नहीं, तो इधर रहो, मेन ऑक्सीजन को भेजना है, सब मेन है। तो फेफड़ा क्या करता है? केवल स्टोरेज प्रदान देता है। क्या करेगा? स्टोरेज। बाकी वो ऑक्सीजन कहाँ गया है? ब्लड के थ्रू माइटोकांड्रिया, ब्लड के थ्रू माइटोकांड्रिया। समझना क्या नहीं? ब्लड के थ्रू माइटोकांड्रिया। और ब्लड में भी सबसे मेन चीज होता है हीमोग्लोबिन। ब्लड में भी सबसे मेन चीज क्या होता है? हीमोग्लोबिन। यानी कहने के लिए ब्लड उस ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में कौन लेके जा रहा होता है? हीमोग्लोबिन। और ऑक्सीजन का पहुंचना हर हाल में जरूरी है। अगर जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा ना, तो वहां दिक्कत होने लगेगा। ससुरा कभी झिंझिनी होगा, कभी कुछ होगा, ब्रेन में नहीं होगा तो चक्कर आने लगे। ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा? चक्कर आने लगे। तो हम सांस लिए इसे, फेफड़ा में गया, फेफड़ा से ब्रेन तक कौन ले जाएगा? ब्लड। और ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन। और समस्या यही चालू हो जाता है कि महिलाओं में हीमोग्लोबिन पुरुषों की तुलना में कम होता है, पुरुषों की तुलना में कम होता है। इसलिए वो सांस तो लेती है, अब ब्लड ले भी जाता है, हीमोग्लोबिन कम है तो उनको ब्रेन तक कम ले जाता है। इसलिए डेली देखिएगा क्लास में को बेहोश होगी। कल कोई हुई थी कि नहीं लाइब्रेरी में? लाइब्रेरी में कोई बेहोश हो, देखिएगा क्लास करने आएंगे, क्या लिए कि भाई उसके माइटोकांड्रिया में ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन मेन दिक्कत क्या है? ले आने और ले जाने वाला भी नहीं है। इसलिए उनको चक्कर उक्कर बहुत जल्दी आता है। कुछ होगा ना, देखिएगा भूकंप आया था तो आधा औरत तो घरे में बेहोश हो गई थी सर। ये भूकंप आ गई। तो बताइए माइटोकांड्रिया में जो होता है, देखिए ध्यान से, माइटोकांड्रिया जो है इसको क्या चीज चाहिए? ऑक्सीजन। यानी कोशिकीय श्वसन का काम कौन करता है? आप बताइए, फेफड़ा का श्वसन ज्यादा जरूरी है कि माइटोकांड्रिया का? माइटोकांड्रिया का। फेफड़ा केवल एक रास्ता दे रहा है आपको, तो कोशिकीय श्वसन कौन करता है?
इसे सूर्य सांस कहा लेता है क्योंकि इसके पास एक साइकिल चलती है। साइकिल मतलब चलाने वाला नहीं, एक रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन की खोज क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिस कारण उसका नाम हो गया क्रेब्स साइकिल। कौन चलता है? क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल चलाने के लिए हर हाल में इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। और इस क्रेब्स साइकिल जो चलता है तो ये लोग 38 एटीपी का निर्माण कर देते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये 38 एटीपी मिलके ये क्या बना देता है? एक ग्लूकोज। क्या बना देता है? एक ग्लूकोज बना देता है। इसलिए इसी ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। इसी ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। ये ग्लूकोज आया कहां से? एटीपी से। एटीपी का निर्माण किस साइकिल से होता है? क्रेब्स साइकिल। क्या अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो क्रेब्स साइकिल चलेगा? एटीपी बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, ऊर्जा मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसलिए हर हाल में आपको जरूरत किस चीज की? ऑक्सीजन की। इसलिए जैसे सांस थमेगा ना, सांस जैसे रुक गया, फेफड़ा में सांस खत्म, सांस रुक गया, समझिए ऑक्सीजन जाना बंद, क्रेब्स साइकिल बंद, एटीपी नहीं बनेगा, ग्लूकोज नहीं होगा। इसलिए कोई आदमी मर जाता है, सांस बंद हो जाता है ना उसका, तो उसको कहीं चचा उठिए, नहीं उठेगा। क्यों? ग्लूकोज नहीं बन रहा है उसके अंदर, ग्लूकोज उसके अंदर नहीं बन रहा है। उठ गया तो और दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं है। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकांड्रिया। ऊर्जा गिरी माइटोकांड्रिया, वही पावर हाउस, सारा पावर वहीं से मिल रहा है माइटोकांड्रिया को। कौन सा साइकिल चलता है? क्रेब्स साइकिल। क्या होता है? क्रेब्स। देखिए किसी भी चीज में दो दीवारें होती है, एक बाहर की दीवार, एक अंदर की दीवार। तो अंदर की दीवार को आदमी थोड़ा सा साफ सुथरा रखता है। तो उसी तरह माइटोकांड्रिया की अंदर की दीवारों को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहेंगे? क्रिस्टी। सृष्टि नहीं, सृष्टि तो पूरा विश्व हो जाएगा, ब्रह्मांड। सृष्टि सॉरी क्रिस्टी। क्रिस्टी, सृष्टि तो पूरा दुनिया हो जाएगा, तो वो क्रिस्टी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्रिस्टी। क्रिस्टी। माइटोकांड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं? क्रिस्टी। माइटोकांड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी। क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है? माइटोकांड्रिया। क्रेब्स साइकिल के फलस्वरूप क्या बनते हैं? एटीपी। एटीपी मिलकर क्या बनाएंगे? ग्लूकोज। एटीपी मिलकर ग्लूकोज। अब देखो भैया, ये जो ऊर्जा है ना, ये पूरी शरीर में हर जगह माइटोकांड्रिया और हर जगह ऊर्जा बन रही है। लेकिन इस ऊर्जा का ट्रांसफर होना जरूरी है। ऊर्जा का ट्रांसफर होना जरूरी है, क्योंकि शरीर के हर अंग को एक जैसे ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है। बांका वाले भाई जब आप तो कैमरे में एकदम घुस गए, चलिए देखिए ध्यान से। तो हम लोग के शरीर में ऊर्जा का ट्रांसफर होना जरूरी है। जैसे हम जो पढ़ा रहे हैं तो हमको ज्यादा ऊर्जा की जरूरत ब्रेन और किसको है? जीभ को। ज्यादा जरूरत किसको है? ब्रेन और जीभ। बाकी पैर के माइटोकांड्रिया में जो ऊर्जा है, क्या उसकी जरूरत ज्यादा हमको है? नहीं। लेकिन अगर कोई अभी दौड़ रहा होगा, धावक होगा, तैयारी वगैरह कर रहा होगा वैकेंसी वगैरह की, तो उसको ज्यादा जरूरत किसकी है? पैर में। पैर में कोई हथौड़ी से पीट रहा है उसको हाथ में, कोई महिला अभी रोटी बेल रही होगी, ले समझ आ गया कि नहीं आ गया? उसको भी किसकी जरूरत है? हाथ में जाते। तो ट्रांसफिकेशन चाहिए, यहाँ से वहां ले जाना चाहिए। जहां जरूरत है वहां क्या कर दो? ट्रांसफर कर दो। अब हमको सुबह से शाम तक जीभ का जरूरत है। पता चला अगर पैर की ऊर्जा हमको जीभ तक नहीं आई, या फिर हमको बाकी जगह के माइटोकांड्रिया ने उस ऊर्जा को ट्रांसफर नहीं किया, तो हमारा 2 घंटा बाद जीभ जो डाउन हो जाता है, माइटोकांड्रिया हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो ट्रांसफर जरूरी है ना, ले आओ इधर उधर से। नहीं तो जो जहां का आप मान के चलिए हम लोग की तरह तुम्हारा माइटोकांड्रिया हम अपने ऊर्जा नहीं देंगे, तुम अपना नहीं देंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये ट्रांसफिकेशन का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी। कौन करता है? गोल्जी बॉडी। ऊर्जा का ट्रांसफिकेशन वगैरह का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। किसने किया? कैमिलो गोल्जी। आप लोग भी खोज कीजिएगा, अपने नाम पर रख दीजिएगा। सच में आ गया कि नहीं? लेकिन हम लोग तो खोज नहीं किया। भारत वाला क्या खोज किया? गोल लिट्टी, चपटा लिट्टी, आग वाला लिट्टी, तेल वाला लिट्टी, चोखा, रसगुल्ला, चमचम, राजभोग, बर्फी, यही सब कौन किया? मतलब नहीं रहता। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद आता है वैक्यूल्स। क्या आता है? वैक्यूल्स। देखिए हमारे शरीर में 65% जल है। कितना है? 65% जल। बट ये डायरेक्ट पानी के फॉर्म में नहीं है। जैसे हम लोग दिन भर में लगभग 6 लीटर से 8 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन हम डायरेक्ट पानी नहीं पीते, उसे कई फॉर्म में पीते हैं। जैसे चावल खाते हैं उसमें भी पानी रहता है, दाल पीते हैं उसमें भी रहता है, दूध जो हम लोग पीते हैं उसमें भी पानी रहता है। 100% वो दूध थोड़ी है भाई। गाय जो दूध
पानी भी है, उस पानी का फॉर्म वो दूध के रूप में है। तो हम लोग के शरीर में 65% जल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 65% जल का मतलब कोई 100 किलो का आदमी है, उसको इसे कहीं छेद कर दीजिएगा तो 65 लीटर पानी गिरेगा, गिर गया यार। अरे यार वो आदमी है, पानी टंकी थोड़े है। उसका पानी अलग अलग फॉर्म में है। ब्लड में भी पानी होता है, माइक्रो हर जगह पानी होता है। लगभग कितना % पानी? 65। अब ये पानी स्टोर कहाँ है? कहाँ स्टोर होगा? पानी कहीं ना कहीं स्टोर होगा कि नहीं होगा? हाँ? किसमें? वैक्यूल्स में पानी रहता है। देखिए वैक्यूल्स होता है, ये मेनली पानी को स्टोर करके रखता है। छोटे छोटे कोशिका हमारे शरीर में असंख्य कोशिकाएं हैं, लाखों करोड़ों में है, और उन करोड़ों कोशिकाओं के पास क्या है? वैक्यूल्स। इसे हिंदी में कहते हैं रसधानी। क्या कहते हैं? रसधानी। क्या कहते हैं? क्या कहेंगे भैया उसको? रसधानी। तो पानी कहाँ जाके स्टोर रहता है? उसी में। अब छोटा 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 करके हर जगह पे क्या है? आपका पानी स्टोर है। नहीं तो इन्हें की एक के जगह थैली में स्टोर है। पता चले एक जगह 5 लीटर पानी स्टोर है, तो करवट लेटेंगे तो पनिया इन्हें चलाएगा, धक 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 बोलने लगेगा, नहीं डिस्टर्ब हो जाएगा ना पानी। थाली में कभी पानी लेके देखे ना तो डिसबैलेंस हो जाता है। तो पानी एक जगह नहीं है, कहाँ पर है वो? वैक्यूल्स में। किसमें है? वैक्यूल्स। और वैक्यूल्स तो हर जगह है सब, शरीर के हर जगह क्या है सब? वैक्यूल्स है सब। शरीर में कितना % पानी है? 65। अगर आपके शरीर में 1%, कितना %? 1% पानी की कमी हो गई तो आपको प्यास लगने लगता है। क्या लगने लगता है? प्यास। 2% हो गया तो और तगड़ा प्यास, 3% हो गया तो और 5% हो जाता है तो देहात में बोलता है एकदम तरास गई है। अब 10% पानी की कमी होगी तो चल जाएंगे, मर जाएंगे। शरीर में अगर 10% पानी की कमी हो गई, डिहाइड्रेशन से आप क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। इसलिए पानी का रहना शरीर में बहुत जरूरी है। लूज मोशन जब होता है इंसान को, दिन भर में 4 बार 5 बार अगर लूज मोशन हो गया तो बॉडी से वाटर की मात्रा रिलीज होने लगती है। इसलिए डॉक्टर कहता है कि जितना पानी कम हो गया, ग्लूकोज और नमक चीनी पानी घोल के पीना पड़ता है। ORS हो गया, दुनिया भर का चीज आता है। अरे ORS वगैरह ये सब चीज सर वो है, आप खुद से भी क्या कर सकते हैं? चीनी पानी नमक हल्का सा मिला सकते हैं। 80% चीनी 10% नमक पानी में क्या करते हैं? घोल लीजिए और पी लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? ग्लूकोज मिल जाएगा। तो बताइए वैक्यूल्स का मेन काम क्या है? वैक्यूल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी का मेन काम क्या है? ऊर्जा परिवहन। किसने खोज किया? कैमिलो गोल्जी। ATP का निर्माण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। किस साइकिल द्वारा? क्रेब्स साइकिल। आंतरिक श्वसन का काम कौन करता है? आंतरिक श्वसन का काम? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारें क्रिस्टी कहलाती है। क्या कहलाएंगी? क्रिस्टी। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, वैक्यूल्स जो होते हैं वो पेड़ पौधों में पाए जाएंगे या मानव में पाए जाएंगे? हाँ भैया दोनों में। हाँ दोनों में। किसमें पाया जाएगा? दोनों में पाया जाएगा। किसमें? दोनों में। बड़ा किसमें होगा? पेड़ पौधों में बड़ा होगा, क्योंकि उनका मुख्य चीज क्या है? पानी है। तो वैक्यूल्स की मात्रा किसमें ज्यादा होती है? पेड़ पौधों, उसमें बड़ी होती है पेड़ पौधों। अब ये हो गया सेंट्रोसोम। क्या हो गया? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम होता है दोनों में, वेरी गुड, सब लोग दोनों में। सेंट्रोसोम जो होता है इसका काम होता है कोशिका का विभाजन करना, सेल डिवीजन। क्या करना है? सेल डिवीजन। देखो बाबू ध्यान से समझो, आप जब आप पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि आप GS पे ध्यान देंगे तो आपका रिजल्ट मिलेगा। आपके लिए हर सब्जेक्ट इक्वल मायने रखते हैं। एक भी सब्जेक्ट लड़खड़ाएगा आपका रिजल्ट नहीं होगा, खास करके सोच रहा नॉर्मलाइजेशन के जमाने में। इसलिए सबको बराबर रखना है। और सारे सब्जेक्ट में एक ही समस्या होती है, जब पढ़ते हैं तो बहुत मजा आता है, 2 महीना बाद गायब हो जाता है। तो सबके लिए आप, इसलिए हम आपको उसी हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि 2 महीना बाद गायब नहीं होगा, खाली फोटो दिखा के। एक फोटो याद रहेगा ना तो आपको रिवीजन में आसानी होगा। इसको देख लेंगे तो तन याद आएगा। क्रिस्टी, क्रेब्स चक्र, आंतरिक श्वसन, ग्लूकोज, ATP, परिवहन, पानी, अब आ जाए सेंट्रोसोम। उतना पढ़ने का फुर्सत है किसी को? भाग दौड़ की दुनिया में किसी को फुर्सत नहीं है। इसलिए एक फोटो देख के पढ़िए। कि फोटो का नाम क्या है? सेंट्रोसोम। क्या नाम है? सेंट्रोसोम। ये कोशिका का विभाजन करता है। क्या करता है? विभाजन करता है। सर एडमिशन क्लोज है, इसलिए हम टेलीग्राम पे जाके ले लो भैया, बंद हो जाएगा फिर चिल्लाते रहना। चलिए ध्यान से देखिए, ये जो होता है सेंट्रोसोम, इस सेंट्रोसोम का जो काम होता है, ये कोशिका का क्या करता है भैया? विभाजन करता है। कोशिका का क्या करता है? विभाजन। कोशिका का विभाजन कौन करेगा? सेंट्रोसोम। अब विभाजन करते सेंस आपके दिमाग में ये आता है ना कि कोशिका को तोड़ देगा। तो देखिए
बायोलॉजी में विभाजन का मतलब तोड़ना नहीं होता है, बल्कि एक से उसी जैसे तोड़कर दो चीजों को बनाना ताकि वो आगे जाके उसी के बराबर हो सके। जैसे रिप्रोडक्शन जो है ना, रिप्रोडक्शन वो भी एक तरह का डिवीजन है, सेल डिवीजन, जिसे हम लोग मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है ना तो अपने माँ के शरीर से लेता है तो ये छुपी रहता है, लेकिन 15-20 साल बाद वो लगभग धीरे धीरे क्या हो जाता है, बराबर। और आज आप देखेंगे आपका जो शरीर है आपके मतलब माता पिता से बराबर हो गया। मेरी मम्मी तो हमसे शरीर में छोटी है कि नहीं? तो सेल डिवीजन यही होता है। बायोलॉजी में सेल डिवीजन जो होता है वो क्या होता है कि एक से तोड़कर दूसरे चीजों का निर्माण करना, और आगे जाकर वही चीज धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब आप कैसे सोचते होंगे, जैसे कलम है, सेल डिवीजन का मतलब धड़ाक से टूटा, अब ये दो बड़ा बड़ा कलम बन जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है कि कॉपी पेस्ट कर रहा है हमारा यहाँ से यहाँ नहीं, थोड़ा सा टाइम लेता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं। सेल डिवीजन का काम कौन करता है, सेंट्रोसोम। सबसे तेजी से सेल डिवीजन कहाँ होगा, सबसे तेजी से होगा ही नहीं, हाँ, ब्रेन में नहीं होता। कोशिका विभाजन होना जरूरी है या नहीं? जिसका सेल डिवीजन तेजी से होता है उसके घाव बड़ी तेजी से भरते हैं। शुगर नाम की बीमारी, सेल डिवीजन बहुत ज्यादा इफेक्टेड नहीं होता है, थोड़ा कम होता है, लेकिन वहाँ घाव बनने की संभावना हो जाती है। इसलिए डॉक्टर ऑपरेशन से पहले आपका क्या चेक कराता है, शुगर। क्या चेक कराएगा, शुगर। किसी व्यक्ति में ये सेंट्रोसोम बहुत कमजोर होता है। क्या होता है, कमजोर होता है, जिस वजह से उसका कहीं कट पिट जाएगा, घाव वगैरह हो जाएगा, सोचना जल्दी सही है नहीं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये सेंट्रोसोम सबसे तेजी से एक्टिव होता है। सोचना हर हफ्ते कहीं छील काट के आएगा, कहीं गिर गया, कहीं चौकी पे से गिर गया। लेकिन जितना होशियार लड़के रहते हैं बचपन में ही उनकी पहचान हो जाती है। होशियार रहेगा ना तो चौकी पे से गिर जाएगा, कभी इधर गिरेगा, कभी उधर गिरेगा, बदमाशी करेगा। और जितना भोदा रहेगा ना, चुपचाप बोतल में दूध पिएगा, बचपने से उनको समझ में आता है मौका निकलेगा इसमें। और जितना देखेगा बदमाशी में, तकिया उनके नीचे गिरा कर उसमें उतर जाता है। तो सेंट्रोसोम छोटे बच्चों में क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उनके टूट जो भी चीजें होती है तो बहुत जल्दी सही हो जाती है। छोटा बच्चा का अगर हाथ टूटता है ना तो 10 दिन में सही हो जाता है। उसका देखिएगा, उसको खिलाते में कभी उसका हाथ रुक जाएगा, कभी जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ये सेंट्रोसोम उतना एक्टिव नहीं करता है। बुढ़ापा में हड्डी टूटती है तो जल्दी टूटती नहीं है। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन क्या होता है, लेकिन समस्या समझ, कोशिका विभाजन एक बहुत ही खतरनाक बीमारी को जन्म देता है। उस बीमारी का नाम है कैंसर। इतना खतरनाक बीमारी है कि अब तक इसका कोई ठोस इलाज नहीं मिला। ये अलग बात है कि शुरुआती स्टेज में कैंसर पता चल जाता है तो अब इतना साइंटिस्ट आगे बढ़ चुके हैं कि ठीक हो जाता है। ये कोशिका विभाजन क्या, जरूरत से ज्यादा अगर कोशिका विभाजन हो जाए, जितनी अंगों की जरूरत है, जैसे मान के चलिए मेरे लीवर यहाँ ऐसे चोट लगा, कहीं 100 कोशिका टूट गई, तो भैया 100 की जगह 150 बन जाओ चलेगा, 100 बन जाओ और भी चलेगा, 80 रहे तो भी चलेगा, 100 की जगह 200 बन जाए तो भी चलेगा, 100 की जगह ससुरा 1.5 लाख बन जाएगा तो रहेगा कहाँ? जहाँ 100 कोशिकाओं की जगह वहां अगर 1.5 लाख कोशिका बन जाए तो अगल बगल को टकराने लगेगा। अब वो अब मान के चलिए बन गया, अब बनते जा रहा है, नहीं रुक रहा है, तो अब क्या करिएगा? तो इसको कहते हैं कीमियोथेरेपी इलाज होता है। डॉक्टर क्या करता है ना, सेकाई से गामा रेस की मदद से जो एक्स्ट्रा कोशिकाएं बनी है उनको मार देता है। उनको क्या करता है, मारता है। मारने की वजह से आपका पूरा शरीर डिफेक्टेड हो जाता है। पूरा शरीर जब डिफेक्टेड हो जाता है तो इसमें सबसे पहले आपका बाल झड़ना चालू होता है। देखिएगा, कीमियोथेरेपी अगर होगा ना किसी का कैंसर की इलाज में, टकला हो जाता है, बाल वगैरह क्या हो जाता है, झड़ जाता है। ये बहुत खराब इफेक्ट होता है शरीर। अब जैसे मान के चलिए घर की बिल्डिंग है, एगो पिलर को तोड़ना है, तो ऐसा थोड़ी कि खाली ये पिलर टूट जाएगा बाकी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, झंझना जाएगा सब तोड़ेंगे तो वही होता है यहाँ पे कोशिका विभाजन। जब कभी भी सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर जरूरत से ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। कैंसर की संभावना सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलेगी, लेकिन लीवर में क्या होता है, टूट जब से होता है ना तो अपने से सही कर लेता है। इसमें यही एक खासियत हो जाती है। कैंसर की सबसे कम संभावना कहाँ देखने को मिलेगी, इसमें ब्रेन। किसी को सुने ब्रेन कैंसर? ब्रेन ट्यूमर होता है, ब्रेन कैंसर नहीं होता, ब्रेन ट्यूमर होता है। देखिए, ब्रेन जो बना होता है वो किसका बना होता है, न्यूरॉन का बना होता है। ब्रेन किस चीज का बना होता है, न्यूरॉन का। लेकिन ये जो ब्रेन है इसमें 2 टाइप के सेल पाए जाते हैं। एक होता है जिसका नाम है न्यूरॉन, एक होता है ग्लियल सेल।
तो हमारा ब्रेन 90% किसका बना होता है? न्यूरॉन का। और 10% किसका होता है? ग्लियल सेल। 10% ग्लियल सेल का। इस न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए हमारा ब्रेन कोशिका विभाजन नहीं करता है और कैंसर से मुक्त रहता है, कैंसर से मुक्त रहता है। लेकिन उसी ब्रेन में 10% क्या पाया गया है? ग्लियल। इसमें ससुरा में सेंट्रोसोम होता है और इसमें अगर जरूरत से तेज विभाजन होने लगता है तो शुरुआती स्टेज को कहते हैं ट्यूमर, और ट्यूमर में ही जान ले लेता है किसी का। ब्रेन ट्यूमर हो गया ना तो क्या करेगा? जान लेके चला जाएगा, मर जाता है। जैसे आप समझिए ध्यान से, रोटी जो होती है, रोटी जो खाने वाला रोटी है, या चावल, चावल जल्दी खराब नहीं होता है। आप सुबह का चावल 2 दिन बाद भी खाइएगा ना तो महके होगा। बंगाल में लोग खा लेते हैं उसको सूखा वगैरह, बहुत जल्दी खराब नहीं होता है। लेकिन उसी चावल में एक खरिया चावल है, खराब नहीं होता, लेकिन उसमें एक कलछुल दाल डाल दीजिए और 2 दिन बाद देखिए बज बजा जाएगा। बज बजाने का मतलब समझते हैं, कुछ जल्द ज्यादा ही खराब हो जाता है। खराब हो जाता है कि नहीं हो जाता है? उसमें और नहीं तो कुछ क्या कहते हैं, बैगन उगन डाल दीजिए और खतरनाक हो जाएगा। तो उसी तरह से 90% ये न्यूरॉन सेल होता है, इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। 10% ग्लियल सेल में क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम, जिस वजह से वो क्या चालू हो जाता है? कोशिका का विभाजन चालू हो जाता है। तो ब्रेन में क्या हो जाता है? ट्यूमर हो जाता है। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत? ऊर्जा का निर्माण कौन किया? परिवहन, पानी किसने किया? वैक्यूल्स ने किया। और इस कोशिका का विभाजन, कोशिका विभाजन सेंट्रोस, कोशिका विभाजन। अब आता है ईआर। ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 4 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझिए अब क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कोशिका को फैला कर रखता है। जैसे कोशिका के अंदर वैक्यूल्स है, राजधानी है, ये सारी चीजें। अगर कोशिका पचक गया तो दब के मर जाएगा। जैसे एक क्लासरूम है, अगर पचक गया तो आप लोग का क्या हाल होगा? खत्म कहानी आप लोग का हो जाएगा। तो इस क्लासरूम को पचकने से कौन रोक रहा है? ये पिलर जो है, क्या है सब? पिलर। पूरा क्लासरूम है किस पे? हवा में है। पिलर हटा दीजिएगा तो खत्म कहानी हो जाएगी। ऊपर वाला दीवार से टच भी ही नहीं है। ऊपर का जो शेड है वो दीवार से कहाँ टच है? सारा का सारा चीज किस पर है? पिलर पर है। किस पर है? पिलर पर। अगर पिलर गया चिपाक से बैठ जाएगा, सब लोग मर जाएंगे। उसी तरह से ये पूरी कोशिका का पिलर कौन होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हटा देंगे तो कोशिका एक गुब्बारा की तरह हो जाएगा, जिसका कोई शेप साइज नहीं रहेगा, कभी इधर कभी इधर। गुब्बारा में पानी भर के रख देंगे, क्या वो सीधा खड़ा रहेगा? अजीब हो जाएगा। तो उसी लिए उसमें पिलर लगाएंगे। हमारे शरीर में पिलर है कि नहीं? है। 206 गो पिलर है। कितना पिलर है? 206, जिसको हम और आप अपनी सामान्य भाषा में हड्डी कहते हैं। क्या कहते हैं? हड्डी। और अगर पिलर नहीं रहेगा ना तो जहां तहां भागने लगेगा। पेट देखते हैं, पेट में हड्डी है नहीं, तो पेट निकल जाता है। जैसे मेरा शुभारंभ हो गया, पेट वगैरह मेरा निकलना चालू हो गया। अब देखिएगा किसी किसी का पेट जो निकलता है जाता है चौताल है, इतना बड़ा हो जाता है। अब उसे तो बिना पिलर का बहुत दिक्कत हो जाता है। मेरा बहुत जल्दी हो जाएगा लग रहा है। लॉकडाउन था ना, लॉकडाउन में आदमी घर का खाना मम्मी दबा के खिलाते रहते थे और 2 घंटा पे कुछ न कुछ लेके चल गया थी खाने के लिए। ये खा लो, ये खा लो। अब यहाँ आ गया आदमी, अब टेंशन नहीं है। थोड़ा सा लॉकडाउन में मेहनत भी तो नहीं था ना, इसलिए निकल। तो देखिए पेट में पिलर उलर नहीं है, इसका कोई सेफ साइड है नहीं, जहां तहां चल जाता है। कई को का मोटाता ऐसे तो इधर ये होता है, लगता है चूड़ीदार पैजामा है। यहाँ 4 गो परत जम जाता है। तो उसी तरह हमारे शरीर का कंकाल को, जिस तरह हमारे शरीर को पचकने से कंकाल रोकता है, उसी तरह कोशिका को पचकने से कौन रोकता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसलिए कोशिका का कंकाल किसे कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक। कोशिका को अंदर से सपोर्ट कौन देता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। विभाजन, पानी, परिवहन, ऊर्जा निर्माण, माइटोकॉन्ड्रिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। आगे का क्लास अब कल किया जाएगा। आज टाइम हो गया, बीच वाले लोग निकलेंगे, पहले रास्ता बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। टाइम हो गया, पता ही नहीं चलता।